इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें जीव विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। सभी बिंदुओं को ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहली यूनिट का अध्याय नंबर 1 से, आवृतबीजी पादपों का जनन। आवृतबीजी पादपों में जनन से क्या तात्पर्य है? ऐसा पादप जिसका बीज क्या हो, पूर्ण रूप से आवृत हो, पूर्ण रूप से ढका हुआ हो, ऐसा पादप क्या कहलाता है? आवृतबीजी पादप। और जनन से क्या तात्पर्य है? वह विधि जिसमें कोई भी पादप जो है अपने समान नई संतति उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? जनन। ठीक है। इसके दो प्रकार बताए गए हैं, अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में युग्मक संलयन की क्रिया नहीं होती, युग्मक संलयन अनुपस्थित होता है, जबकि लैंगिक जनन में युग्मक संलयन की क्रिया पाई जाती है। युग्मक संलयन से क्या तात्पर्य है? युग्मकों का आपस में जुड़ना, आपस में संलयित होना। युग्मक जो है दो प्रकार के होते हैं, पहला नर युग्मक और दूसरा मादा युग्मक। ठीक है। पहले बात करते हैं अलैंगिक जनन की। इसके दो प्रकार होते हैं, अनिषेक बीजता और दूसरा कायिक जनन। अनिषेक बीजता से क्या तात्पर्य है? अ से तात्पर्य बिना, निषेक से तात्पर्य निषेचन और बीजता से तात्पर्य बीज का निर्माण। ठीक है। तो बिना निषेचन की क्रिया के बीज का निर्माण होता है, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? अनिषेक बीजता। दूसरा प्रकार कायिक जनन, जिसमें कायिक से तात्पर्य पौधे के कायिक भाग जैसे मूल, पर्ण आदि से है। तो कायिक जनन से की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसा पादप जिसमें बीज के अतिरिक्त, ठीक है, बीज के बिना क्या हो, पौधे के जो कायिक भाग पाए जाते हैं, जड़, तना, पत्ती, उनसे क्या हो, नया पादप विकसित हो, तो ऐसी क्रिया कायिक जनन कहलाती है। और कायिक जनन में जो भाग या अंग जिससे कायिक जनन की क्रिया होती है, वह भाग क्या कहलाता है? प्रवर्ध। जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है। ठीक है। अब देखते हैं कायिक जनन के प्रकार। तो मुख्य रूप से कायिक जनन के दो प्रकार बताए गए हैं, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ठीक है। जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक हो, वो क्या कहलाता है? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। बिना मानवीय हस्तक्षेप से के क्या हो? प्राकृतिक रूप से कायिक प्रवर्धन की क्रिया हो। तो पहला प्रकार है तनों द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, जिसका उदाहरण बताया गया है प्रकंद या अदरक। ठीक है। इस क्रिया में क्या होगा, इस प्रकार में क्या होगा? पूर्ण रूप से जो अदरक है, जो प्रकंद का उदाहरण है, वो उसका तना क्या होगा? पूर्ण रूप से अदरक में रूपांतरित हो जाएगा। ठीक है। जैसे कंद का उदाहरण होता है आलू। ठीक है। तना पूर्ण रूप से आलू में रूपांतरित हो जाता है। दूसरा बिंदु है जड़ों द्वारा, जिसका उदाहरण बताया गया है नीम या एस्प्रेगस का। ठीक है। जड़ जो है पूर्ण रूप से दो भागों में या दो प्रकारों के अंदर क्या हो जाती है? रूपांतरित। पहला भाग है या तो प्ररों में रूपांतरित होती है, तो उसका उदाहरण है नीम, या फिर वो अपस्थानिक मूल के रूप में रूपांतरित होती है, जिसका उदाहरण है एस्प्रेगस। ठीक है। तीसरा प्रकार है पत्तियों द्वारा। ठीक है। कुछ विशेष प्रकार के ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनमें क्या होता है, पत्तियां जो होती है उनके किनारे पर कुछ अतिवृद्धियां उत्पन्न हो जाती है, कुछ उबारों का निर्माण हो जाता है, और वही उबार जो है धीरे धीरे समय के साथ में जो है विकसित होकर परिपक्व होकर मात्र पौधे से अलग हो जाते हैं और एक नए पादप का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण है पत्थर चट्टा या ब्रायोफिलम का। ठीक है। और तीसरा एक अन्य प्रकार है जन्नांगों द्वारा। इसके द्वारा क्या होता है, कुछ विशेष प्रकार के पौधे इस प्रकार के पाए जाते हैं जिनमें जो जिन पौधों के अंदर जो जो कलिका होती है, पुष्प कलिका, ठीक है, वो पूर्ण रूप से किस में रूपांतरित हो जाती है? एक पत्र प्रकलिका। ठीक है। एक मोटा गुंबदनुमा भाग होता है जिसको पत्र प्रकलिका के नाम से जाना जाता है, उसमें रूपांतरित हो जाती है। और वो पत्र प्रकलिकाएं क्या होती है, समय के साथ में दिनों दिन क्या होती है, अपना आकार जो है आकार में अतिवृद्धि करती है, और कुछ समय पश्चात जो है अपने मात्र पौधक से अलग हो जाती है। जैसे उदाहरण बताया गया है रतालू का। ठीक है। दूसरा प्रकार है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से तीन प्रकार की विधियां हैं। पहली है कर्तन, दूसरी है दाब लगाना, और तीसरी है रोपण। ठीक है। पहली बात करते हैं कर्तन विधि की के बारे में। तो इसके दो प्रकार बताए गए हैं, स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन। ठीक है। स्तंभ कर्तन का उदाहरण बताया जैसे गुलाब।
ठीक है। जैसे गुलाब का पौधा है, गुलाब का स्तंभ है, उसका आपने क्या किया, उसको काट के छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया, और विभाजित करने के बाद उसको मिट्टी के अंदर दबा दिया। कुछ समय पश्चात क्या होगा, उस भाग से क्या होगा, एक नया जो है पादप का निर्माण जो है विकसित होने लग जाएगा। ठीक है, यह है स्तंभ कर्तन। दूसरा मूल कर्तन। मूल कर्तन के अंतर्गत क्या करेंगे, जैसे उदाहरण है नींबू का, तो नींबू के पादप की जो मूल है उसे क्या करेंगे, जमीन के अंदर दबा देंगे, लेकिन उससे अपन क्या करेंगे, जमीन में ऊर्ध्वाधर रोपित करेंगे। ठीक है, जिससे क्या हो, उसमें पाए जाने वाली जो अपस्थानिक मूल है जैसे, ठीक है, और उस पर पाए जाने वाली पर्व संधि है, वो कुछ समय पश्चात क्या होगी, प्रस्फुटित होगी, और प्रस्फुटित होके उसी स्थान पर क्या होगा, एक नए पादप का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। दूसरी विधि है दाब लगाना। दाब लगाना की मुख्य रूप से दो विधियां हैं, टीला दाब विधि और वायु दाब या घुट्टी दाब लगाना विधि। तो टीला दाब विधि के दो उदाहरण बताए गए हैं चमेलिया मोगरा के, और दूसरा वायु दाब या घुट्टी दाब लगाना विधि के उदाहरण बताया गया है रबर का पौधा। इस विधि का जो, इन दोनों विधियों का जो अध्ययन है हम अगली स्लाइड में चित्रों के माध्यम से करेंगे। ठीक है, पहले अध्ययन करते हैं रोपण विधि का। ठीक है, इसके मुख्य रूप से 4 प्रकार बताए गए हैं। इस विधि के अंदर क्या करेंगे, अपन जो है दो मुख्य रूप से शब्दों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दो शब्दों को पहले समझेंगे। पहला शब्द है कलम, दूसरा है स्कंद। ठीक है, कलम शब्द जो है किसके अंतर्गत आएगा, देखिएगा। कलम शब्द के, कलम जो है वो किसी भी पादप को, जो भी उपयोगी पादप है जिसका अपने को रोपण करवाना है, उसे अपन क्या कहेंगे, कलम, जो होगा अच्छी गुणवत्ता का। और दूसरा है स्कंद, जो होगा निम्न गुणवत्ता का, जो उसका क्या करेगा, आधार का काम करेगा, उसको एक बेस प्रदान करेगा। ठीक है, उसको क्या कहेंगे अपन, स्कंद। ठीक है, दोनों को क्या करेंगे, कस के बांध देंगे। कस के इस प्रकार बांधेंगे तो दोनों जो है एक दूसरे के संपर्क में आ जाए। ठीक है, दोनों में पाए जाने वाले दोनों जो है एक दूसरे से संपर्क में आ जाएंगे, दोनों को कस के बांध देंगे, और कुछ समय पश्चात क्या होगा, उसमें से अतिवृद्धि का निर्माण होगा, एक नए पादप का निर्माण होगा। ठीक है, पहली विधि है जीवारोपण की। ठीक है, जीवारोपण की विधि में क्या करेंगे, इसमें जो स्कंद होगा, ठीक है, स्कंद को क्या करेंगे अपन, वी आकार, उसको जो है वी आकार का चीरा लगाएंगे। ठीक है, और जो कलम होगा उसको भी जो है उस आकार का चीरा लगा के दोनों को क्या करेंगे, कस के बांध देंगे। कुछ समय पश्चात क्या हो जाएगा, उसी बिंदु से एक नए पादप का निर्माण जो है अतिवृद्धि के रूप में होना शुरू हो जाएगा, जैसे उदाहरण है गुलाब का। दूसरा है फच्चरोपण। फच्चरोपण की क्रिया में भी क्या करेंगे, जो आपका स्कंद है, स्कंद पर क्या करेंगे, वी आकार का चीरा लगाएंगे, लेकिन जो कलम है उस पर इस बार वेज आकार का चीरा लगाएंगे। वेज आकार का चीरा मतलब एक तिकोना चीरा लगाएंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे, कस के बांध देंगे, और कस के बांधने पर कुछ समय पश्चात क्या हो जाएगा, उस स्थान पर अतिवृद्धि के रूप में एक नया पादप विकसित हो जाएगा, जैसे उदाहरण है आम। तीसरा है किरीट रोपण। कीट रोपण की स्थिति में क्या करेंगे, इस विधि के अंदर क्या होगा, जो स्कंद है उसका व्यास जो है, उसका आकार जो है वह कलम से कई गुना अधिक है। इस कारण क्या है, जो कलम है उस वो एक से अधिक जो है एक समय पर जो है परिपक्व हो सकते हैं। एक से अधिक कलम का जो है अपन निर्माण, एक से अधिक कलम जो क्या है उस स्थान पर रोपित अपन कर सकते हैं, जिससे एक से अधिक नए पादप का निर्माण हो सके। ठीक है, और अंतिम है कलिका रोपण, जैसे उदाहरण है नींबू का। इसमें जो है अपन वी आकार का चीरा लगाकर दोनों को क्या करेंगे, कसकर बांध देंगे, और कुछ समय पश्चात क्या हो जाएगा, नए प्रतिवृद्धि का निर्माण, एक नए पादप का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन टीला दाब विधि। देखिएगा चित्र के अंतर्गत टीला दाब विधि में क्या किया गया है, एक वृक्ष है जिसकी लंबी लंबी शाखाएं हो, उसकी एक शाखा को क्या किया गया है, जमीन के अंदर दबाया गया है, मिट्टी के अंदर दबाया गया है। ठीक है, और उसका आगे का जो भाग है वो जमीन से के बाहर रखा गया है। ठीक है, जिस भाग को दबाया गया है, यहाँ अपन किस बात का ध्यान रखेंगे कि जमीन जो इसका मध्य भाग है उस पर जो स्थित पर्व संधि है वो पूर्ण रूप से क्या है, मिट्टी में दबी होनी चाहिए, ताकि एक निश्चित समय के पश्चात क्या हो, इसकी पर्व संधि जो है प्रस्फुटित हो, और उसी स्थान पर क्या हो, एक नए पादप का निर्माण हो। ठीक है, अगली है वायु दाब या गुट्टी दाब लगाना विधि। इस विधि के अंदर क्या करेंगे,
ऐसे पादप पर यह विधि जो है लगाई जाती है जिस पर टीला दाब विधि का प्रयोग अपन नहीं कर सकते, ठीक है, जिसकी छाल क्या हो, मोटाई में अधिक हो और लंबाई में कम हो। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, एक स्वस्थ स्तंभ लेते हैं, ठीक है, उसका ऊपर की जो छाल होती है उसको चाकू के माध्यम से क्या करते हैं, काट के अलग कर लेते हैं और उस बिंदु पर मिट्टी या एक टाट का टुकड़ा क्या कर देते हैं, बांध देते हैं, ठीक है। बांधने पर वह हिस्सा नम रहे, इसका ध्यान रखते हुए क्या करते हैं, अपन एक पात्र यहाँ पे व्यवस्थित कर देते हैं जिसमें जल भरा हुआ होता है, ठीक है। एक एक बूंद जो है इस टाट के टुकड़े पर गिरती रहती है जिससे यह भाग क्या है, नम बना रहता है और कुछ समय पश्चात इस नम भाग से क्या होता है, एक नए अतिवृद्धि के रूप में एक नया पादप विकसित हो जाता है, ठीक है। यह भाग जो अपन ने तैयार किया है एक टाट का टुकड़ा बांधकर, यह भाग क्या कहलाता है, गुट्टी, ठीक है। इस कारण इस विधि का नाम है गुट्टी लगाना। और अगला भाग अपन ने देखा था रोपण का, उसका जो है चित्र बताया गया है, किस प्रकार जो है कलम और स्कंद को वी आकार का चीरा देकर काट कर जो है आपस में कसकर बांध कर जो है एक नए प्रकार के पादप का निर्माण किया जाता है। अगला टॉपिक है लैंगिक जनन का, ठीक है। अलैंगिक जनन के अलग अलग विधियों के बारे में अध्ययन किया, प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से अलग अलग प्रकार देखे अपन ने। अब बात करते हैं लैंगिक जनन की, ठीक है। तो पुष्प द्वारा जो है लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। संपूर्ण पादप के अंदर मुख्य रूप से एक भाग ही ऐसा होता है जिसके द्वारा लैंगिक जनन की क्रिया संपूर्ण होती है, वह भाग है पुष्प, ठीक है। तो पुष्प क्या है, यदि परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए कि पुष्प क्या है, तो उसका उत्तर आप क्या लिखोगे, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, ठीक है। पुष्प के दो प्रकार बताए गए हैं, पूर्ण और अपूर्ण पुष्प। तो अब बात आती है पूर्ण पुष्प किसे कहेंगे और अपूर्ण पुष्प किसे कहेंगे। तो पूर्ण पुष्प वो होगा कि पौधे के अंदर मुख्य रूप से चार भाग पाए जाते हैं, यदि चारों भाग उपस्थित है तो पुष्प पूर्ण पुष्प कहलाएगा, और यदि चारों चारों में से एक भाग भी जो है अपूर्ण है, अपूर्ण मतलब चारों में से एक की भी कमी हो, तो वो क्या होगा, अपूर्ण पुष्प, ठीक है। पुष्प के मुख्य रूप से चार भाग आप देख सकते हो, बाह्य दलपुंज, पुंमंग और जायांग। इसको चित्र की सहायता से समझते हैं अपन। तो आप एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना देख सकते हैं। बाह्य दलपुंज जो आप देख रहे हैं हरे रंग का, सबसे बाहर की ओर स्थित होता है, इसे कहा जाता है बाह्य दलपुंज। पुंज का मतलब होता है समूह, ठीक है। दोनों को सामूहिक रूप से बाह्य दलपुंज कहा जाता है। यदि अपन एक भाग की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, बाह्य दल, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है सेपल, ठीक है। दूसरा भाग आता है दलपुंज, ठीक है। बाह्य दलपुंज के अंदर वाला जो आप भाग देख रहे हो, ठीक है, ये भाग क्या कहलाएगा, दलपुंज। ये भी सामूहिक रूप से कहलाता है दलपुंज, लेकिन अपन एक भाग की बात करें तो वो क्या कहलाएगा, दल, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पेटल, ठीक है। अगला भाग है पुमंग, तीसरा। पुमंग जो है पुष्प का नरजनन भाग है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो पुमंग, पेटल के अंदर का जो भाग है इसको कहा जाता है पुमंग, ठीक है। ये पुष्प का नरजनन भाग कहलाता है। इसके भी जो है अलग अलग भाग पाए जाते हैं, जो जिसका अध्ययन जो है अपन अगले अध्याय में करेंगे। और अंतिम भाग है जायांग, ठीक है। जो आप मध्य का ये भाग देख रहे हैं इसे कहा जाता है जायांग, ठीक है। ये पुष्प का मादा जनन भाग होता है। इसके भी मुख्य रूप से तीन भाग पाए जाते हैं मध्य में, ठीक है। सबसे ऊपर का भाग जिसको स्टिग्मा कहते हैं, हिंदी में वर्तिकाग्र, ठीक है। मध्य में जो नली वाला भाग देख रहे हो उसको वर्तिका, और सबसे नीचे जो अंत में फुला हुआ भाग देखते हैं उसको अंडाशय, ठीक है। जो आप ये दो चक्र देख रहे हो, बाह्य दल पुंज का और दल पुंज का, इनको कहा जाता है सहायक चक्र, ठीक है। ये पुष्प की क्या करते हैं, बाह्य आघातों से सुरक्षा करते हैं। और अगले जो है पुमंग और जायांग, ये क्या कहलाते हैं, आवश्यक चक्र या जनन चक्र, ठीक है। ये होते हैं पुष्प के आवश्यक जननांग होते हैं, ठीक है। तो अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा इन बिंदुओं से, इन पॉइंट से, ठीक है। अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।